प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात नहीं की, इमरान खान का नया बयान सामने आ गया। सितंबर में अवामी एहतजाज का भी इंदिया दे दिया, ISPR का बयान भी बिला वजह करार। दूसरी जानिब नून लीग ने इमरान खान पर आर्मी चीफ तैनाती को मुतनाज़ बनाने का इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क फूड सिक्योरिटी मसाइल का शिकार। रूडा प्रोजेक्ट के तहत हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए सूबाई इंतजामिया गरीब किसानों से जमीनें अस्तहे की नोक पर छीनने लगी। अरबों रुपए गंदम इंपोर्ट करने वाले मुल्क में लाखों एकड़ ज़रई अराजी पर रूडा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अदालती फैसले भी नजरअंदाज कर दिए गए। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब का बड़ा हिस्सा सैलाब की नजर अवाम खाने के लुक्मे को तरस गई। हुक्मरानों की अयाशियां जारी सारी। वज़ीर आला हाउस और सूबाई काबीना अरकान ने 40 महंगी तरीन गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मावनीन खुसूसी की एक और फोर्स भर्ती कर ली है। क्लास साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। कल काफ़ी डिटेल से हमने बात की, इमरान खान साहब ने बयान दिया, इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब के प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो फील हुआ कि जैसे उन्होंने यू टर्न लिया है। नहीं लिया या लिया, फवाद चौधरी साहब ने उसकी वजाहत की। आज भी फवाद चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब के अल्फाज हैं उनको बिल्कुल ट्विस्ट करके पेश किया। अब एक्चुअली क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? हमारे साथ फैसल वावडा भी मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। और क्लास साहब आप स्टार्ट कीजिएगा। मेरा ख्याल है फैसल वावडा साहब से ये शुरू कर लेते हैं कि राधा दैन हम ये बात करें PTI के बड़े रहनुमा और इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, और ये उस ग्रुप में शामिल हैं जो मेरी इतला है कि जो पॉपुलर पॉलिटिक्स या पॉपुलर स्टांस के हक में नहीं था, जो चाहते थे कि खान साहब और मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात जो हैं, या हम पहले खबरें स्टोरीज दे भी चुके हैं कि वो आके ठीक होनी चाहिए, खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप है, गल्फ है, उसको ब्रिज किया जाए। तो लगता ये है कि इनकी कोशिशें कहाँ तक कामयाब नहीं हुई हैं, क्या कुछ हुआ है। तो मेरा ख्याल फैसल वाडा साहब से पूछ लेते हैं कि ये खान साहब का जो इंटरव्यू था कल वाला, तो ये उसको कैसे देखते हैं? चलो हम तो हमारी जो अपनी राय हो सकती है, ये तो ये वहाँ पे बैठते हैं उठते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों को पता है। जी फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने सर आपने भी इंटरव्यू सुना होगा इमरान खान साहब का, आप उसको कैसे व्यू करते हैं? कासर साहब देखिए, जहाँ तक खान साहब का इंटरव्यू हो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें वाज़ेह की, और वो वजाहत इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि अंदरूनी खाना कुछ लोग थे जिन्होंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग का पहाड़ दोनों तरफ खड़ा किया हुआ था, और ये यूजुअली बड़ा नॉर्मल से नॉर्मल है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब इतबार करते हैं लोगों के ऊपर, और इतबार करने वाले शख्सियत जितनी भी हैं वो बहुत सारी ख्वाहिशात रखती हैं। कभी कोई पजामा सिलवा देता है, कभी कोई शेरवानी सिलवा देता है, कभी कोई टोपी सिलवा देता है, और इसकी निशानदेही हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। नंबर एक तो उन वजाहतों से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, वैसे भी क्लियर होनी चाहिए थी, नंबर एक। नंबर दो ये कि जहां तक अमेरिका का स्टांस था, उन्होंने कहा कि हम एंटी अमेरिकन नहीं, जो बिल्कुल ठीक बात है। हम पीस में हैं, जंग में शामिल नहीं है, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक क्लैरिटी आ गई उसके अंदर। नंबर दो उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, वो इलेक्शन को पहले दिन से मांग रहे हैं, और वो हमारी डिमांड है। नंबर तीन उन्होंने कहा कि जी जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो उसके अंदर प्रोविजन बनाई जा सकती है, फ्यूचर टेंस उसके अंदर यूज कर लिया, और नेचुरली जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी ये उसी का डोमेन होना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें और मजीद फवाद साहब ने क्या कहा है वो मैंने नहीं देखा, वो आपको कि जिन्होंने गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, या खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उन्होंने गैप पैदा करने की कोशिश, ये कौन लोग हैं? ये कोई खलाई मखलूक है, कोई ज़मीनी मखलूक है, ये कौन है? कोई ज़रा कोई सारा नहीं, सर देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये पार्टी के अंदर के लोग हैं, और पार्टी के अंदर के लोग जो हैं वो हम तो जब मैं काबीना का हिस्सा था मैं तो तब से बात कर रहा हूँ। और देखिए मसला एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने घर में अपने बाप को गिरा के आगे बढ़ जाए, वो हमने हमारे नहीं, तो हमको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि आपको कहा है कि रऊफ क्लासा साहब से जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, मैं जाऊं आपके पास और आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग दो थी और उसको 10 करके आ जाऊं, और जो अच्छा है वो मैंने किया, जो बुरा है वो इमरान खान साहब ने किया है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और ऐसे लोगों की निशानदेही हम कर रहे हैं। आप नाम नहीं ले, मैं लेने की कोशिश करता हूँ, यस नो करते जाएं अगर आप मुनासिब समझें। मतलब इसमें असद उमर साहब हो सकते हैं,
इसमें शाहमुद कुरैशी साहब हो सकते हैं, फवाद चौधरी साहब हो सकते हैं, इसमें परवेज़ खटक साहब हो सकते हैं, इसमें मुमकिन है आने लाइटर नोट आप हो सकते हैं। तो या मतलब इन 4-5 के अलावा हैं कोई, या यही इसी ग्रुप में कोई नाम ढूंढे जा सकते हैं? रऊफ साहब देखिए, जिस वक्त मुझे मुनासिब लगेगा और जिस वक्त मुझे लगेगा कि अब मेरे चेयरमैन की सियासत को या उनकी पोजीशन को कोई खतरा है, तो मैं खुद नाम लेकर उनका गिरबान पे आपको सड़क पर पकड़ के दिखाऊंगा। फैसल, तो आप दलेर आदमी हैं, आप कैबिनेट में ओपनली उन लोगों पे तनकीद करते रहे हैं, वो खबरें भी छपती रही हैं और टीवी के प्रोग्राम में भी आप कहते रहे हैं कि ये लोग हैं जिन्होंने दरार डालने की कोशिश की और उनके पीछे उनके अपने अज़ाइम भी थे, तो व्हाई नॉट नेम देम अगेन? आमिर मतीन साहब, अब मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आमिर मतीन साहब, आपको पता है, जो थोड़ा बहुत आप मुझे मेरे बारे में जानते हैं, आप लोग तो एक्चुअली बहुत पुराने और बड़े एंकर्स हैं, आप लोग के आगे तो मेरा तजुर्बा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी वो राइट टाइम नहीं है, लेकिन राइट टाइम जब आएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ना मैं निशानदेही करूंगा, उनका गिरबान भी पकड़ूंगा। चले, मैं आपको एक लुकमा देता हूँ कि इमरान खान के आखिरी दिन हुकूमत जाने से पहले, एक दिन पहले मेरी और रऊफ क्लासर साहब की उनसे मुलाकात हुई और भी काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे किचन कैबिनेट के। तो हमने उनसे पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि आप तक ये पैगाम रसानी हुई और आपसे वादा किया गया था कि हम नए इलेक्शन भी करवाएंगे, तो ये पैगाम रसानी किसके ज़रिए हुई थी और क्या पैगाम आया था? उन्होंने इशारा करके सबके सामने कहा जी ये फवाद चौधरी साहब पैगाम इनके ज़रिए हो रही थी। तो हमने सारों ने उनकी तरफ देखा, हमने भी देखा, उन्होंने उसको बड़ा अंडरमाइन करके कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं वो वैसी कैजुअली बात हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं कैजुअली बात नहीं हो रही थी, ये ही पैगाम लाए थे। तो वो हमें आज तक ये नहीं समझ आया। हम फवाद चौधरी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम उनके नाकद भी रहते हैं, कई चीज़ में उनकी तारीफ भी कर देते हैं, पर आजकल वो बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो कोई देखते हैं कि उनके तर्ज अमल में भी किसी वजह से भी दरार में कंट्रीब्यूशन की भी है। आमिर मतीन साहब, अभी मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं एक जद्दोजहद में अपने वजीर साहब का वजीर आजम और अपने चेयरमैन के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, और मेरे लिए अभी प्रोग्रेसिव काम इम्पोर्टेंट है। इनको तो, इन जैसे लोगों को तो मैं खुद ही देख लूंगा, वो कोई मसला नहीं है। नहीं, प्रोग्रेसिव से क्या मुराद आपकी? देखिए आमिर मतीन साहब, जिधर इंसान होते हैं ना, वहाँ हर चीज का फैसला टेबल पे होता है। आपने मुझे एक मुक्का मारा, मैंने भी आपको एक मुक्का मारा, क्या हमने ये ठान ली कि हमने एक दूसरे को मार देना? नहीं। तो इंसान के जहां जहां इंसान होते हैं वहां हमेशा फैसला टेबल पर होता है। कुछ बात सुनी जाती है, कुछ मानी जाती है, कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं 2 तरफा, 3 तरफा, 4 तरफा, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ते हैं। फैसल, आपने बड़ा, माफ कीजिएगा आपकी कदर कलामी कर रहा हूँ, हमें बड़ा मिक्स सिग्नल आ रहा है। एक तरफ तो ये लगता है कि इस बयान से कोशिश की गई है थोड़े से दरारें जो आई हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको कम किया जाए, दूसरी तरफ से साथ में ये भी एक धमकी भी आ रही है कि जनाब हम ये अनकरीब जो है ना ऐलान करने वाले हैं, हम एक नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हैं जिसके अंदर शायद इस्लामाबाद का घेराव हो, धरना हो। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे चलेंगी? सर देखिए, पानी पूरी के अंदर ना मीठा और खट्टा दोनों चलता है, तभी मजा आता है उस पानी पूरी का खाने में। अच्छा सर, आपने अभी इसकी बात की, आपको पता है सारी पार्टी के अंदर के फलां लोग जो है ना, ये खान साहब के साथ नहीं है, लॉयल नहीं है, गैप क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हैं। तो खान साहब को भी तो पता होगा ना कि फलां लोग जो हैं, अगर आपको पता है, उनके नोटिस में भी होना चाहिए। तो खान साहब इतनी ज़्यादा वो रहम दिली या इतनी अकोमोडेशन क्यों दिखा रहे हैं कि अगेन उन्होंने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा हुआ जो आपके ख्याल में, आप समझ रहे हैं, रीडिंग है आपकी, खान साहब के साथ लॉयलिस्ट नहीं है। तो खान साहब इतने क्यों मेहरबान हैं उन पर? रऊफ साहब, आपका सवाल बड़ा बजा है, लेकिन मसला सारा ये है कि देखिए, मैं उनका एक फॉलोअर हूँ, एक ब्लाइंड फॉलोअर हूँ उनका, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, यहाँ लोग चलते हैं छत्तों के अंदर। जो 11 बजे एक आदमी वो बात करता है, जो 2 बजे दूसरा भी आदमी वही बात करता है, 3 बजे तीसरा आदमी वही बात करता है, 4 बजे 5वां आदमी, और गाड़ी बिठाते हुए 6ठा आदमी, और घर में कमरे में दाखिल होते हुए एंटर में छोड़ता हुआ 8वां आदमी वो बात करता है। तो इंसान को लगता है कि वो सारी बातें जो रंग बताया जा रहा है वो काला नहीं सफेद ही है। ये तो इंसानी प्रॉब्लम है ना सर। ये तो मुझे भी, अगर आप बताएंगे, रऊफ साहब कहेंगे ये सफेद है, आमिर मतीन साहब कहेंगे ये भी सफेद है, आपकी कोको कहेंगी वो भी वाइट है, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचूंगा शायद वाइट ही है, मैं गलत देख रहा हूँ। तो प्रॉब्लम हमेशा ये होती है कि 1:all, जैसे अभी खान साहब 1:all फाइट कर रहे हैं, इस तरह निशानदेही के अंदर 1:all मैं भी खड़ा हूँ। अब वो जितने दिन तक खड़ा हूँ तब तक खड़ा हूँ।
बाकी हमने लड़ाई खान साहब ने सिखाया है कि सीधे सही के ऊपर खड़े हो जाओ, ना डरो, ना झुको, ना बिको। अच्छा, कल वाला जो उनका इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो आया है जिसके बाद कंट्रोवर्सी हुई है, अब खान साहब उसमें अगर देखा जाए तो कंफ्यूज नजर आए हैं मेरे हिसाब से, कि जब उनसे इमरान खान साहब ने उन्होंने पॉइंट ब्लैंक उनसे पूछा कि आप फिर क्या चाहते हैं कि अगर आर्मी चीफ जो है नया लगाया जाए इलेक्शन के बाद, तो मौजूदा चीफ जो है उनकी क्या स्टेटस होना चाहिए। तो खान साहब उस पर कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया, कोई क्लियर नहीं। उन्होंने प्रवियाँ निकाली जा सकती है, वो लफ्ज़ एक्सटेंशन कहने से शायद घबरा रहे थे कि मेरे लिए मसले होंगे। तो इन हालात में आप समझते हैं कि खान साहब के जहन में कोई क्लियर कट बात नहीं थी, फिलर छोड़ा, रिस्पांस देखना चाह रहे होंगे, उनको रिस्पांस नहीं मिला तो आज उन्होंने कहा जी मैं तो एक्सटेंशन की बात ही नहीं की। साहब देखिए, मेरे चेयरमैन ने कोई बात कही है और उस चेयरमैन ने उस बात को आगे उसकी तौसी की है, तो मैं तो उनके बिहाफ पे या उनके बयान के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी सबॉर्डिनेट ने की होती तो डेफिनेटली मैं जवाब उसका जरूर देता। नंबर 3 ये कि जो मौजूदा सिचुएशन है उसके अंदर हमें एक सिचुएशन में मुल्क आ गया है, ऊपर से सैलाब आ गया है, इकोनॉमिकल मेल्टडाउन हो रहा है, तबाही चारों तरफ चल रही है मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल से सेंसिबिलिटी की को प्रिवेल करना चाहिए चारों इतराफ में, और इस चीज को अब आगे बढ़ के कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए। वो सेटलमेंट की जो एक शक्ल है वो शक्ल है इलेक्शंस। अब इलेक्शन आज होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए नहीं पॉसिबल हो हमारे लिए इलेक्शंस को कबूल करना। वोटिंग मशीन्स को आउट कर दिया है। मैं रऊफ की बात पे दोबारा जाना चाहता हूँ कि चले मान लेते हैं कि एकदम ये नहीं कि वो उसमें फंस गए थे अपने जवाब के अंदर, उन्होंने एक्सटेंशन कहना नहीं चाह रहे थे मगर एक्सटेंशन वाली बात बन गई। एज्यूमिंग कि उन्होंने बड़ी डिलिबरेटली एक्सटेंशन की कही, तो फिर ये किस्म की अगर ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की तो इससे क्या आपके ख्याल में वो जो दरारें हैं कम होंगी, पहली बात। दूसरा ये फिर जो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं हमारी ये नहीं थी मुराद, ये नहीं मुराद थी, तो आप वो एक्सटेंड भी कर रहे हैं फिर हाथ पीछे भी खींच रहे हैं। मतीन साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इस सवाल के अंदर क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी कल से अब तक की नहीं है। अगर आप मुझे परसों में लेंगे, परसों पूछेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा कि कल मेरी उनसे मुलाकात है खान साहब से, तो मैं और क्लैरिटी से आपसे बात कर सकूंगा। लेकिन जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है उस पर मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वही कमेंट करता हूँ जो अल्लाह के हुक्म से सही निकलता है। अच्छा फैसल, अभी आपने कहा जी हमें इलेक्शन कमिश्नर भी मंजूर नहीं है, आपको नया आर्मी चीफ भी मंजूर नहीं है सर, आपको इलेक्शन कमिश्नर भी मंजूर नहीं है, आपको पार्लियामेंट भी मौजूदा मंजूर नहीं है, आपको प्राइम मिनिस्टर भी मंजूर नहीं है, मौजूदा मीडिया भी मंजूर नहीं है, उन पर भी बहुत सारे शदीद आपको इख्तलाफात हैं। आप लोगों को अपने अलावा, अपनी पार्टी के अलावा, लीडर साहब के अलावा कोई और चीज़ कोई मंजूर भी है, या मैं ना मानूं जब तक आपकी मर्जी का काम नहीं होगा, आपकी मर्जी के लोग नहीं होंगे, चीफ नहीं होगा, चीफ जस्टिस नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, तो आप लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, या आप उसको डेमोक्रेसी को बाय द रूल्स नहीं जाएंगे, या आप समझते हैं आप ही हैं कि जो लोगों को आके यहाँ पर आके लगाने की उनके वो करते हो। और दूसरा ये सवाल थोड़ा लंबा होगा साथ में कि आके खान साहब जब कहते हैं मेरिट पे लगाना चाहिए आर्मी चीफ, तो आपके नाकदीन कहते हैं कि उसी तरह मेरिट पे लगे, जैसे उस्मान बुज़दार साहब मेरिट पे लगे, या जैसे महमूद खान साहब मेरिट पे लगे, जैसे इलियास तनवीर साहब AJK में लगे। लोग तो सामने ये दिखा देते हैं कि खान साहब ने मेरिट पे जो लगाए थे लोग, तो ये तीनों शक्लें देख लें, उनकी कारकर्दगी देख लें, तो इसी तरह का चीफ लगाना चाहेंगे खान साहब मेरिट पे। सबसे पहले तो कासा साहब देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, हमारा तकिया अल्लाह की मेहरबानी से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन अगर आप वैसे फैसले सुने और देखें, तो अगर मैं आपको कोई दूर की मिसाल नहीं अपनी मिसाल दूं, तो जो मेरे साथ इलेक्शन कमीशन ने किया और जो हाई कोर्ट ने फैसला किया, मेरे ही केस के एग्जैक्ट केस मुराद अली शाह का है, सादिया अब्बासी हकान अब्बासी की बहन का है, मरहूम रहमान मलिक का है, और दर्जनों सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। उसके बाद भी मेरे खिलाफ जो फैसला आया वो बिल्कुल उल्टा आया फैसला, ठीक है। और मेरे ही प्रेसिडेंट के तहत बाकियों को के फैसले कुछ और थे, ठीक है। तो ये डिबेट तो पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है, क्योंकि आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, आप उस केस की हद तक बात कर सकते। तो मैं आपको बाकियों का मिसाल दूं, मैं अपने केस की बात मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पैरेलल ये 3 केस है, उनका फैसला कुछ और हुआ है, मेरा फैसला कुछ और हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम ये आर्मी के डिस्प्यूट या डिस्प्यूटेड डिस्कशन में मैं नहीं समझता कि मुनासिब है, जब आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट में आपका भी कोई रोल नहीं है, मेरा मतलब मेरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, ना हम अपॉइंट कर सकते हैं, ना हम किसी को निकाल सकते हैं, ना हम किसी को एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज रेलेवेंट फॉर अस टू इवन स्पीक अबाउट इट।
ये आप तो बहुत बड़ी relevant बात कह रहे हैं फैसल। आप ये इमरान खान साहब का जो स्टांस है, आप उनके अगेंस्ट जाके 180 के दर्जे में, इसके लिए बहादुरी रिक्वायर्ड है, नो डाउट, आई मस्ट से दैट कि जो आपने बात की है बहुत बड़ी बात की है। कि खान साहब तो कह रहे हैं कि नई हुकूमत लगाएगी या नए लोग आएंगे लगाएंगे या इनको नहीं लगाना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है क्योंकि हम हुकूमत में नहीं है। ये हमने ठीक सुना है सर? ये देखिए गाज़ी साहब, जो टेक्निकली बात है वो इमरान खान साहब ने जो मशवरा दिया, जो सजेशन उनके माइंड में है कि प्रोविजन निकाली जा सकती है, और एक सेलेक्टेडली इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये काम होता है, ठीक है जी, कि वो अब जिसको जहां जिसकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें जो भी करना है वो करे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आज आप मुझसे पूछें तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ना। मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ? ना मैं किसी को अपॉइंट कर सकता हूँ, ना मैं किसी को डिमोट कर सकता हूँ, ना मैं किसी को एक्सटेंशन दे सकता हूँ। उन पे आने क्या वाले बात कल में करेंगे? क्या होगा? अच्छा फैसल, उन पे क्या मतलब मेरिट पे आर्मी चीफ की बात होती है तो लोग आगे से उस्मान बुज़दार साहब, महमूद खान, इलियास तनवीर दिखा देते हैं। खान साहब तो मेरिट पे इस तरह के बंदे आके लगाते होते हैं। देखिए कासर साहब, उसमें बड़ी मैं आपको कॉमन मिसाल फिर किसी और के लिए दूंगा, मैं अपनी दूंगा। शायद मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी नहीं थी कि मैं वजीर बन सकूं, मे भी उन्होंने कोई चीज देखी हो तो मुझे वजीर बना दिया हो। तो वो तो लीडर की क्वालिटी है, क्योंकि हमें वोट, मेरा कोई वोट नहीं है, ना मैं कोई लीडर हूँ, ना मेरी कोई जान पहचान है, ना अवाम ने मुझे वोट दिया है। अवाम ने इमरान खान की शक्ल और उसके झंडे पे मुझे वोट दिया। अब मैं अपनी औकात भूल जाऊं और कहूं कि मैं इमरान खान का मुतबल भी हूं और मैं लीडर भी हूं और मैं कुछ हूं, तो ये निहायती इंसान का घटियापन होगा। तो मैं तो वैसे आप अकेले शख्स हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो हुकूमत में हैं भी नहीं हैं और हमें क्या ना एक्सटेंशन दे सकते हैं ना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। आपकी सारी पार्टी बोल रही है, इमरान खान समेत। देखिए आमिर मतीन साहब, इमरान खान साहब के साथ तो मेरा कोई मैच नहीं है। मैं वो शामिल बाजा भी सारे कोई- बोल रहे हैं ना, कमेंट्री चल रही है कि जनाब इनको नहीं करना चाहिए, इनके पास इख्तियार नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। कानून और आइन के अंदर तो क्लियर है इस मतलब पे। ये हुआ आमिर मतीन साहब कि अगर 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 सबॉर्डिनेट्स ये बोल रहे हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है और आने वाली गवर्नमेंट का इख्तियार है, तो फिर तो इमरान खान साहब की बात ठीक हो गई, फिर आने वाली गवर्नमेंट ही करेगी। अब आने वाली गवर्नमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी, क्या आइन में उसके अंदर गुंजाइश है और कानून क्या कहता है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इनके पास मैंडेट नहीं है तो हमारे पास भी आज के दिन मैंडेट नहीं है, तो फिर मैंडेट तो उसी का है जिसने इलेक्शन के बाद आना है, चाहे इन्होंने आना है, किसी और ने आना है, हमने आना है, तो आवाम ने डिसाइड करना है। तो मैंडेट टेक्निकली तो उनका है। लास्ट क्वेश्चन सर, आपको लगता है कि गुंजाइश बच गई है या इमरान खान साहब लेट हो गए हैं, बस मिस कर बैठे हैं? अब उनकी और जनरल बाजवा साहब एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब आपकी पार्टी के दरमियान वो नहीं हो सकती। कल अगर उन्होंने कोई बात की भी थी, आज तो उन्होंने कहा है जी मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, तो आप समझते हैं कि इट्स ऑल ओवर आपकी पार्टी के दरमियान और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है, या कुछ चांस है अभी? देखिए सिर्फ एक जगह पे चांस नहीं होता, जब आदमी कवर में चला जाए वहां से बात नहीं हो सकती, वरना हमेशा बात खुली हो सकती है और रिजॉल्व भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फैसल वापडा साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे रूडा के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा रशीद साहब, चेयरमैन रूडा मुतासरीन कमेटी। और आमिर साहब जी, ये रूदा का प्रोजेक्ट जो था, ये इमरान खान साहब का इसके ऊपर बहुत ख़ास तौर पे जोर रहता था और इसके अंदर हमें भी बड़ा इश्यूज़ थे। उसके बाद वहाँ पे जो मुतासरीन जिनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा था और बड़े कम रेट दिया जा रहा था, वो भी बहुत शोर मचा रहे थे। उसके बाद हमें जो एतराज़ात थे कि कानूनी एतराज़ात भी हैं, सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का था कि आप जो है पहले ही सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट का मसला है और आप ज़राअती ज़मीन को दिन ब दिन हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील करते जा रहे हैं। और जिस तरीके से वो फिर बनाई गई कि जो उसके अंदर एक ख़ास किस्म के चीदा लोग थे जिनके अपने ऊपर बड़े सवालात थे, तो नई हुकूमत आई तो फिर ये ऐलान किया गया कि जी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो आज की ये खबर छपी हुई है कि जी वहाँ पे दोबारा जो है ना वो कब्ज़े किए जा रहे हैं और अखबारात में ये खबर आई हुई है और ये जिक्र था कि जी प्राइवेट गार्ड्स के ज़रिए लोगों को मारा पीटा जा रहा है और कब्ज़ा हासिल किया जा रहा है। इसकी तफसील हमारे साथ जिस तरह मुस्तफ़ा रशीद साहब हैं, इन्होंने पहले भी बड़ा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, मुतासरीन के नुमाइंदा हैं ये ज़रा तफसील बताएँगे कि इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और जो आज की रिपोर्ट हुई हुई वाक़या ये क्या है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब और रऊफ लासा साहब कि आपने मुझे दोबारा लाइन पे लिया है। सर, इसमें सूरत हाल ये है कि पहले जब हम लोग ने हाई कोर्ट से ये केस जीता था, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया था। उसके सिर्फ एक दिन के बाद ही इमरान खान साहब उस वजीर आजम थे, उन्होंने रावी किनारे आकर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी मैं ये प्रोजेक्ट हर हालत में बनाऊंगा। और अगले दिन रूडा और गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दोबारा अपील कर दी और उस अपील में उन्हें एक जो है ना, उन्होंने एक भी ऐसा डिसीजन उन्हें नहीं मिला, उन्हें किसी किस्म का हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कोई स्टे नहीं मिला। एक रिलीफ मिला और वो रिलीफ ये था कि जी जो जमीनें अवार्ड के तहत आप लोगों ने, जिन लोगों ने पैसे वसूल कर लिए हुए हैं, उनका इंतकाल कर लें। और वो थोड़ी सी जमीन बनती थी 200, 250, 300 एकड़ के करीब, बिखरी बिखरी मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें आप सिर्फ एनवायरमेंट के हवाले से दरख्त लगा सकते हैं, बाकी कोई काम आप नहीं कर सकते। और वो रेट डिस्पोज ऑफ हो गई। उसके बाद जनाब ये सिलसिला चलता रहा। अभी नया केस तो दोबारा लगा नहीं था, लेकिन आज से कोई 5-6 दिन पहले अचानक हमें ये पता चला कि जनाब वहां पे रूडा की जो है ना वो सारी मशीनरी वहां पहुंची है और रूडा की मशीनरी ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डराना शुरू कर दिया है और जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा हम लोगों ने परसों किया तो हमें ये पता चला कि जैसे ही पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब जल्द से जल्द फटाफट पंजाब कैबिनेट में पहुंचे हैं और परवेज इलाही साहब को ये हुक्म दिया है कि जी रूडा का कब्जा इसी एक माह के अंदर अंदर लेना है। मैंने रूडा का कब्जा लेकर जमीन का उन लोगों को, उन सरमाएदारों को हैंड ओवर करना है। ये इमरान खान साहब की जो कैबिनेट की अंदर की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं कि मैंने उन सरमाएदारों को, जिनको मैंने ये जमीनें दी हुई हैं, जिनके साथ जो अंदर के खाने जो है ना अंडर हैंड जो डील्स हैं, मैंने ये उनको पोजेशन देना है। तो परवेज इलाही साहब आप रूडा के ऊपर फौरी तौर पर जाना वो कब्जा करें। ये कैंपेन शुरू हो गई जनाब। हम लोगों ने गो के पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुके थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पंजाब रहे, उनसे भी रिक्वेस्ट की और उन्होंने हम लोग को, दोनों ने हमसे ये वादा किया था कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी हम लोग इस प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। रूडा को जो है ना, इस अथॉरिटी के इख्तियारात को महदूद करेंगे, रिवर फ्रंट जरूर बनाएंगे लेकिन कॉलोनीज नहीं बनाएंगे। अभी हम इस प्रोसेस में चल ही रहे थे कि 4-5 दिन पहले जो है ना वो रूडा की मशीनरी, वहां सैकड़ों वर्दी वाले लोग जो है ना, प्राइवेट लोग, कोई पुलिस नहीं है, कोई, एक एसी साहब है, एक डीसी शेखुपुरा साहब वहां मौके पे तशरीफ लाते हैं और लोगों की जमीनों के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती मशीनें चलानी शुरू कर दी, लोगों के डेरों के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। गांव के किसी बंदे ने फिजिकली उनको अभी तक टच नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने तय कर रखा था कि हमने कानून को अपने हाथों में नहीं लेना, हमने कानून का दरवाजा खटखटाना है जहां हमें पूरा यकीन है कि हमारी अदालतें हमें। प्राइवेट गार्ड्स किसके थे जी? इसमें लाइक सिटी के जो मालिक है ना, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, गोहर इजाज साहब जी। ये उनकी, अब हमारे पास तस्वीरें मौजूद हैं, और वो वर्जन देना चाहें तो हम उनका वर्जन चलाने के लिए तैयार हैं। तो आपका ये शक है कि उनके लोग थे? जी मुझे यकीन है, हम प्रूव कर सकते हैं। शक तो बात ही कोई नहीं है, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। रूडा के पास अपनी कोई ऐसी फोर्स नहीं है और हम लोग इसको भी प्रूव कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं वहां एक कौन से कर्नल साहब हैं, वहां आके वो बड़े रोब के साथ कहते हैं जी मैं कर्नल हूं। भाई कौन कर्नल है? रूडा के अंदर कौन सा सरकारी इदारा है? वो फौज, वो रिटायर्ड कर्नल जो है, ब्रिगेडियर कर्नल, ये जो रुलते फिरते हैं, ये अपने आप को गरीब लोगों के घरों में, दफ्तरों में, डेरों में जाके कहते हैं जी मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं कर्नल हूँ, डराते हैं लोगों को। रिटायर्ड कर्नल है। नहीं, आपने उनकी शिकायत, आर्मी तो इन मामलात पे आपको पता है बड़ा उनका जीरो टॉलरेंस लेते हैं। जनरल बाजवा साहब हूँ या बाकी उनकी हाई कमांड है, जीएचक्यू में बाकायदा एक वहाँ पे सेक्शन है कि अगर इस तरह के रिटायर्ड मुलाजमीन आर्मी का नाम यूज़ करके अगर सिविलियंस को इस तरह के जो आप बता रहे हैं करते हैं, तो आपके पास बड़ा फोरम है। अब जनरल बाजवा साहब को लेटर्स लिखें, आप जीएचक्यू को लेटर लिखें कि इस तरीके के, क्योंकि अगेन ऑफ कोर्स इन चीज़ों से एक आर्मी हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उन पर आगे लोग बात करेंगे जो बता रहे हैं। अच्छा, ये तो इस पर होता रहेगा। ये इमरान खान साहब की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी एक्सट्रीम लव फॉर दीज बिल्डर्स, हाउसिंग माफिया, मतलब 1.25 लाख एकड़ जरी ज़मीन
जो आपके सेंट्रल पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बनती है। और मैं देख रहा था, वीडियो चल रही थी कि लोगों की तो वहाँ पे उसकी क्रॉप्स थी जिस पे बिल्डोजर चलाए जा रहे थे। ये मुल्क जहाँ पे 10 अरब डॉलर के हमने पिछले साल हमने चीज़ें मंगवाई हैं, वो तो पूरी तैयार, वो तो लगी हुई थी। मेरा ख्याल फसलें जो उन्होंने तबाह कर रहे थे, ट्रैक्टर या उनके बिल्डोजर आए हुए थे, जो उसकी तस्वीरें हमने देखे, तस्वीरें या वीडियोज़ देखी हैं। तो ये इमरान खान साहब को इतनी क्या मोहब्बत है? ये डोनर्स हैं इनके? क्योंकि मोस्टली तो मैं देख रहा था डोनर्स हैं, पैसे देने वाली पार्टी इनके। जी, इमरान खान हिस्सेदार हैं। इमरान खान मिस्टर क्लीन नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये माफिया के हिस्सेदार हैं। मैं 1 साल से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने इस प्रोजेक्ट के अंदर वो जो 10 बड़े बड़े सरमाएदार हैं वो इमरान खान के एटीएम है और इमरान खान उसके शेयर होल्डर हैं। जब मर्जी जिस मर्जी फोरम पे आके इमरान खान साहब मुझसे आर्गुमेंट कर ले। नहीं, आप लोगों ने कभी इमरान खान साहब को एक्सेस करने की कोशिश नहीं की? मतलब हजारों, बिल्कुल की, इसमें लाखों किसान हैं, आपकी फैमिलीज हैं, आप जाके मिले नहीं है उनसे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं? साहब इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रहे। उनके बहुत सारे मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, मैं कईयों के नाम ही लेना चाहता हूं। और इमरान खान से मेरा जाती बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। इस पार्टी को बनाने में मैंने बहुत अहम रोल अदा किया है। इमरान खान साहब जब सड़कों पे धक्के खा रहे थे ना, जब इनकी पार्टी शहर इस मुल्क में नहीं बनती थी, तो इस पार्टी को बनाने में मुस्तफा रशीद का बहुत बड़ा रोल था। और मैंने उस वक्त फिर इमरान खान साहब से कहा था कि खान साहब अब अल्लाह की मखलूक को और गरीबों को इस तरह तंग ना करें। लेकिन खान साहब की दिमाग में ये बात समझ नहीं आई। मुस्तफा साहब, अभी वो इमरान खान का तो चले, उन्होंने इसके ऊपर जिद लगा ली थी। शहबाज शरीफ साहब भी 1-2 फंक्शंस में नज़र आए जहां ये जो चीता लोग जिनका आप नाम भी ले रहे हैं, इशारा भी दे रहे हैं, ये उनके गिर्द लगाए। जाहिर है एप्टमा बहुत बड़ा इदारा है, उसके लोग बहुत ताकतवर लोग हैं। वो इस तरह के वो हॉस्पिटल में मोरियम का एक फंक्शन में देख रहा था, उसमें बहुत प्यार मोहब्बत उन्हीं लोगों से हो रहा था। तो उनके तो जो ताने बाने हैं हर किस्म के गवर्नमेंट में, हर किस्म की पार्टी में है। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। वो प्रोग्राम मैंने भी देखा है, बड़े गौर से देखा है। और मैं एक बात आपको याद दहानी करा दूं। शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो मैं और मोहम्मद अली दुरानी साहब एक और सिलसिले में उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। 2.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही और उसमें 1-1.5 घंटा रूडा के ऊपर डिस्कशन हुई। और उन्होंने ये मुझसे वादा किया था कि जैसे ही आइंदा हुकूमत बदलेगी मैं रूडा को क्लोज अप करूंगा। मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को याद दहानी कराना चाहता हूं। कोई बात नहीं, अगर इन सरमाएदारों के तल्लुकात हैं और वो तमाम हर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला को डोनेशनें देकर घेर घार के अपने साथ अटैच कर लेते हैं, तो हम लोग भी इतने कमजोर नहीं है। हम 10 लाख लोग मुतासर हो रहे हैं। हमने तो अपनी कैंपेन को रोका हुआ था कि कानून ने हमें इंसाफ दे दिया है, हाई कोर्ट ने हमें इंसाफ दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट में हम वाज़ेह तौर पे अपना केस जीत रहे थे, लिहाजा हमने खामोशी से अपनी कैंपेन को स्लो कर दिया। अगर ये सरमाएदार लेक सिटी के गोहर इजाज साहब ये समझते हैं कि वो 1, 2, 4, 5, 10 करोड़ की डोनेशन दे के खरबों रुपए का प्रोजेक्ट इनसे हासिल कर लेंगे, तो वो किसी पागलों की जन्नत में रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता वो कराची के अंदर क्या फ्रॉड करके हैं। उन्हें ये नहीं पता कि लेक सिटी लाहौर के अंदर उतने कितने डमी फर्जी फैसले पड़े हुए हैं। अगर हमने अपनी कैंपेन का रुख मोड़ दिया। आपकी सर कुछ चौधरी परवेज अली साहब जो हैं उनके भी बड़े साफ ज़ाहिर है, जितने ये बिग बिल्डर्स हैं, लोग हैं, मलिक रियाज साहब के साथ बड़ा उनका, मलिक रियाज साहब इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और बड़े बड़े डोनर्स हैं। बल्कि आपको याद होगा परवेज अली साहब तो ये सारा लुई बेर का जो जंगल था उन्होंने मलिक रियाज साहब को दिया था। उसके बदले में उनको 300-400 कनाल जो ज़मीन है जिसका सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी पड़ा हुआ है अभी तक, तो उसमें केस है बाकायदा। तो परवेज अली साहब और मलिक रियाज साहब तो पुराने पार्टनर हैं, दोस्त हैं। तो अभी वो जो ही परवेज अली साहब आए हैं तो गाँव वस्या नहीं थे, पहुँच गए सारे जनाब लुटेरे अल्लाह के फजल से। 1.25 लाख एकड़ जरी ज़मीन पे एक कब्जा हो रहा है और पंजाब हुकूमत करवा रही है। तो परवेज अली साहब से मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह जी। देखिए वो जगह थी जंगल, ये शहर लाहौर है। यहाँ का किसान जाग रहा है, यहाँ का किसान रजिस्ट करना जानता है और हम हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो हमें हरा ही नहीं सकती, चाहे वहां परवेज अली साहब आ जाए, चाहे अफजल शहबाज शरीफ साहब आ जाए, चाहे उससे पहले बुजदार साहब थे।
बहरहाल मैं- हम आपने लोग पूरे आपने confidence में बड़ी अच्छी बात की कि रिवर फ्रंट बनाने में किसी को एतराज़ नहीं है, बिल्कुल बनाएं, बल्कि अगर और वहाँ पे दरख्त लगाना चाहते हैं तो लगाएं। मगर ये इस तरह की जो दुबई नुमा ये जो तस्वीरें लगा के डॉक्यूमेंट्री लगा के ये डाला जाता है, ये हमने पहले भी बहुत मजाक देता है, इस तरह की तस्वीरें दिखा के आखिर वहाँ कंक्रीट और सरिये के जो है ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए जाते हैं और ज़राती ज़मीन तबाह हो जाती है। बहरहाल मगर जिनकी तरफ आपने जिनके नाम लिए हैं या जिनके मतलब वो आपके इल्ज़ामात हैं वो अपना वर्जन देना चाहें तो बिल्कुल हम आज़ाद हैं। जी आप उनसे वर्जन लें जी, और मुझे भी उस दिन लाइन पे लें जिस दिन इजाज गौहर साहब अपना वर्जन देने आए, तो मुझे भी लें और मैं उन्हें बताऊंगा। हमने बड़ी दफा कहा है, वो आते नहीं है। वैसे मुस्तफा साहब मुझे कहने दें, आप जैसे बहादुर लोग भी कम ही होंगे, हम भी मत समझते हैं कि मैवरिक लोग होते हैं, लेकिन जिस बहादुरी से इतने ताकतवर हुकूमतें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, परवेज अलई साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, अब यहाँ पे जितने बिल्डर्स बिग गन्स, उनके खिलाफ स्टैंड लेना, किसानों को ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। और इसके बाद सेंट्रल पंजाब की जो इंतई सोना गलती ज़मीनें हैं, जरी ज़मीनें हैं, उनको किसी बिल्डर्स को अच्छा 1.25 लाख, चलो भी 100-200 एकड़ दे देता है बंदा जी कि अब यहाँ पे खड़ी कर लें हाई रेज। कोई मुल्क जिसकी ऑलरेडी शॉर्टेज है, इस साल हम गंदम मंगवा रहे हैं, पिछले साल हमने 40 लाख टन मंगवाए, 30 लाख इस साल मंगवाई है, ये कौम सरिया और ये सीमेंट खाएगी इसके बाद? कोई और इसके अलावा सिविल सोसाइटी नहीं खड़ी हुई आपके साथ लाहौर की? कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे सर? नहीं सर, सभी आएंगे, हमने अभी वो कॉल दी नहीं। मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे एतमाद है, हम लोग अपनी कैंपेन। लेकिन ये आमिर साहब ने कहा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बड़े सियाने हैं बिल्डर्स, ये हाउसिंग माफिया, ये सोसाइटीज वाले हर जमात को करोड़ों रुपए देते हैं, पैसे देते हैं। सर ये कुछ नहीं है, उनकी बाकायदा बस उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बोसा ही नहीं लिया था, वरना जो वो प्यार मोहब्बत जिस फंक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपने देखा था, वो बहुत ज़्यादा उनके हर तरफ ताने बाने हैं। हमने खुद जो है ये इल्ज़ामात आपने जो लगाए हैं इसका बिल्कुल आपको उनके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मगर वो जो इमरान साहब थे, शेख इमरान साहब, जिसको वो लेके आए थे, वो रूदा के अंदर भी थे, फिर वो LDA के अंदर भी थे, फिर वहाँ पे जो फेवर जो हमने तो खुद प्रोग्राम किए हुए हैं कि उन्होंने उनको जो ग्रीन एरियाज़ को ब्राउन जो दूसरा गैर रेजिडेंशियल एरिया को करवाने, उनकी सुपरविजन में नोटिफिकेशन चेंज करवाए। वो स्टोरियाँ तो हम भी करते रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 आप करते रहे जी, आपने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, और आपकी और हामिद मीर साहब की और बाकी चैनल्स की वजाहतों से तो हम लोग हाई कोर्ट का केस जीते हैं। पर ये रुक जाएगा अभी? आपको लगता है कि ये जो है, क्योंकि जब इतनी ज्यादा हाई कोर्ट को उनको परवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की उनको परवाह नहीं है, तो हुकूमतें सारी पार्टियां उनके साथ हैं, तो ये आपको लगता है कि आप मुतासरीन ठीक है बड़े ताकतवर होंगे, आपके जज्बे की कदर करते हैं? मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, और अल्लाह की ज़ात पे हम मजलूम, हम जीतेंगे ये केस। ठीक है, इसलिए जीतेंगे कि ये चोर हैं, ये खुद अदलिया का इंसाफ का नाम लेते हैं, और खुद अदलिया के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत कभी शुक्रिया। नहीं हो सकता, ये नेचर के खिलाफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल गुफ्तगू की रूडा के मामले पर। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।